हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो इस आज की इस वाली वीडियो में यार मैं आप लोगों के लिए दो खुशखबरी लेकर आया हूँ। एक तो देखो ये है कि हमारा जो डीएनएस अलाउंस है आप सबको पता होगा कि वो बढ़ चुका है, लेकिन उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं लगा था। सो इसी वीडियो में आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि वो 3% हमारा जो डीएनएस अलाउंस है वो इंक्रीज हो चुका है। पहले जो डीएनएस अलाउंस का जो रेट चल रहा था वो था 50%, और अभी जो ये बढ़ के 53% हो गया। यानी कि अगर हम बात करें एक बीपीएम की सैलरी में 360 रुपीज़ पर मंथ की जो इंक्रीज़ हुआ है, और जो एक बीपी अगर एबीपीएम है जो फ्रेशर है, मतलब जिसका बेसिक पे 10,000 है, तो उसकी सैलरी में 300 रुपये पर मंथ की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपडेट तो ये होगी कि डीएनएस अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है 3% से। एंड हाँ, कि अभी तक हम लोगों को उसका जो मतलब अरियर है वो अपने को अभी देखने को नहीं मिला है। हमको तो अभी तक नहीं आया है। अगर आप में से किसी को आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी हमको अभी तक नहीं आया, और वो 1-2 दिन तक आ जाएगा। हमको मतलब अब की बार जो सैलरी है अक्टूबर की, वो भी हमको अभी तक मतलब 50% डीए के हिसाब से मिली है, 53% के हिसाब से नहीं मिली। तो हमारी 4 महीने का जो डीए अरियर की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 4 महीने का हमको जो अरियर है वो मिलेगा, 1-2 दिन तक आ जाएगा। और अगर आप में से किसी को 53% के हिसाब से सैलरी आपकी मिल गई हो या अरियर मिला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, बाकी अभी दूसरी न्यूज़ ये है कि जो हमारे ट्रांसफ़र के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि हम ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, हमको कितना मतलब ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए एज़ ए रेगुलर सर्विस, तब हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं वो निकाली गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट्स हैं और जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कब से लागू होंगे, और साथ के साथ में उनमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से मैंने ये जो है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की ये जो पीडीएफ है डाउनलोड किया, आप लोग देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन। और ये 10/10/2024 को निकाला गया था, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट किए गए थे। मुझे ना पहले वो थोड़ा टाइम नहीं लगा, तब करके मैं वीडियो बना नहीं सका, बट आज आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं और ये कब से लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट है इसका लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। तो उसकी ये गाइडलाइंस है। अभी तक आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रांसफर पोर्टल है वो सिर्फ एक बार मई 2024 में ही लॉन्च किया गया था, और अभी दोबारा से कोई भी ट्रांसफर पोर्टल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स। ठीक है, तो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये जो मतलब अपना ट्रांसफ़र फैसिलिटी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। और अभी साल में 2 बार ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा, और साल में 1 बार जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी। ठीक है ना? तो अभी जैसे वैकेंसी भी निकाली गई थी जुलाई 2024 में, साथ के साथ में जो हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल का था वो मई में निकाला गया था। एंड अभी 6 महीने बाद यानी कि नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो ये लॉन्च है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, और जब भी लॉन्च होगा तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो अभी अगर हम बात करें in supersession of all previous orders, instructions, the guidelines under limited transfer facility for request transfer of Gramin tax sales are issued wide this office memorandum of even dated number। तो पहले 15/7/2021 को निकाला गया था जो ऑफिस मेमोरेंडम लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, उसको ये सुपर सेशन कर देगा। यानी कि लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी के जो वो गाइडलाइंस थी अब वो इस गाइडलाइन से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसके बाद में प्रोसेस निकाला गया था ऑनलाइन नवंबर 2022 में। एंड अ शेड्यूल ऑफ प्रेपरेटरी एक्सरसाइज एंड एन एसओपी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट बाय द डिवीजन हेड्स, यूनिट हेड्स एंड complete procedure to be followed in online transfer was issued wide this office letter of इवन नंबर डेटेड दिस। तो लेटर नंबर ये निकाले गए थे कि इतनी इतनी तारीख को हमने जो है वो लेटर निकाले थे। अभी 15/7/2021 को जो लेटर निकाला था उसमें था गाइडलाइंस कि कौन कब ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में नवंबर 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था कि हम ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च करेंगे। उसके बाद में उसका एसओपी और डिवीजन हेड्स के द्वारा, यूनिट हेड्स के द्वारा क्या कुछ काम किए जाने हैं उसके लिए इन्होंने लेटर निकाला था 24/2/2023। ठीक है, उसके बाद में द डिपार्टमेंट हेड ऑल्सो सॉट द फीडबैक सजेशंस फ्रॉम द सर्कल फॉर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस। तो उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो डिपार्टमेंट है उसने सभी हेड ऑफ द सर्कल्स को एक लेटर भेजी थी कि हम साल में कितनी बार जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च करें, क्योंकि पहले साल में 4 बार ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है वो लॉन्च हो रहा था और साल में 2 बार जो वैकेंसीज है वो फिलअप की जा रही थी।
तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने सजेशंस फीडबैक मांगा, क्योंकि मैशअप हो गया था काम का काफ़ी ज़्यादा इन द डिविजनल ऑफिसेज एंड इन द सर्कल ऑफिसेज, ठीक है। उसके बाद में एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर चेंजेस जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में किए गए। पहले 4 बार होता था, अब 2 बार होने लग गया, ठीक है। ऑन एग्जामिनिंग द फीडबैक suggestions from the circles, it has been decided to revise the guidelines in supersession of all previous orders, guidelines, directions issued on the subject with regard to the terms and condition of transfer and SOP to be followed for online transfer। तो जो ऑनलाइन ट्रांसफर लेना चाहता है, अब उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे चेंज की गई है, ठीक है। उसके अभी देखो क्या चेंज किया गया, द मिनिमम एंगेजमेंट कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ GDS अंडर LTF लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटीज रिवाइज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट। तो पहले क्या होता था कि आपने मान लो आज ज्वाइन कर लिया, आप अगली साल आज की डेट तक 1 साल आपको रेगुलर सर्विस में कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप कभी भी ट्रांसफर ले सकते हो। पहले होता था 1 साल की, आपको 1 साल रेगुलर कंटिन्यूस एंगेजमेंट जो आपकी कंटिन्यूस सर्विस है वो होनी चाहिए, उसके बाद में आप ट्रांसफर ले सकते हो। बट इसको भी चेंज करके कितना कर दिया, 2 साल, यानी कि अगर आप आज लगे हो तो आप 2 साल के बाद में ट्रांसफर ले सकते हो अपनी करंट पोजीशन से दूसरी जगह पे अगर आप जाना चाहो। तो 2 साल जब आपने कर लिया कंप्लीट आपका रेगुलर एंगेजमेंट, जब आपकी 2 साल की होगी, उसके बाद में आप अपना जो ट्रांसफर है वो ले सकते हो। पहले जो कि 1 साल था वो 2 साल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट GDS शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम कंटिन्यूअस engagement over a period of 2 years from the date of regular engagement as GDS on the last date fixed for submission of online application in a particular cycle will be eligible to seek transfer under the LTF, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मान लो कोई ट्रांसफर पोर्टल निकाला गया है 20/11/2024 को, अभी कोई भी डेट मान लो कि 20 नवंबर 2024 को निकाला जाएगा और 27 नवंबर 2024 उसकी लास्ट डेट है हमको फिलअप करने की। आपकी जो मतलब आपने ज्वाइन किया था 30 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट क्या है फिलअप करने की, 27 नवंबर 2024, और आपने ज्वाइन किया था 30 नवंबर 2022 को। तो आपको 2 साल कब कंप्लीट होंगे, 30 नवंबर 2022 को, ठीक है। और लास्ट डेट है 27 नवंबर 2022, तो आप कितना 27 नवंबर 2024, ठीक है। तो आपको कितने दिन, मतलब 3 दिन पीछे हो गया, यानी कि आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको लास्ट डेट यानी कि 27 नवंबर 2024 जब लास्ट डेट है अप्लाई करने की, अगर आपको उस दिन भी 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपको 2 साल मिनिमम कंप्लीट नहीं हुए हैं तो, ठीक है। उसके बाद में हाउएवर दिस कंडीशन ऑफ 2 years ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट इज रिलैक्स्ड टिल 31st of December 2025 for the GDS engaged prior to 1st of July 2024. Such GDS may be considered for transfer if they have 1 year of continuous engagement, ठीक है। तो ये जो रूल है ये कब से लागू होगा, 31/12/2025 के बाद में, यानी कि 1/1/2026 में ये जो रूल है वो लागू होगा। यानी कि अभी हमारे पास पूरा 1 साल पड़ा है। अगर आप अभी भी ट्रांसफर लेना चाहते हो और अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है रेगुलर एंगेजमेंट, रेगुलर अगर आपकी सर्विस 1 साल से ज़्यादा की हो गई है, तो आप अभी भी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो नेक्स्ट मंथ या फिर इस मंथ में जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल निकलेगा और जिसको 1 साल कंप्लीट हो गया वो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए गए हैं ये 2026 से लागू होंगे, अभी लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास पूरा 1 साल पड़ा है। आप इस साल के अंदर अगर ट्रांसफर लेना चाहो तो ले सकते हो, जिसको भी 1 साल कंप्लीट हो गया है। अभी हम तो जैसे पुराने लगे हुए हैं, हमको तो ऐसे मतलब हो ही गया, नॉर्मली हमको 2 साल से ऊपर हो गया, तो हमारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो नए बंदे अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो जुलाई में इस बार सिलेक्ट हुए हैं, जो अगस्त में सिलेक्ट हुए हैं, वो अगली साल 1 साल उनको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपना 1 साल कंप्लीट होने के बाद में 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना जो ट्रांसफ़र है वो ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्टल जो है वो नवंबर दिसंबर में भी लॉन्च किया जाएगा और उससे पहले मई या जून के अराउंड भी ये जो लॉन्च है वो किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग इस साल हुई है और अगर आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो जब आपको 1 साल कंप्लीट हो जाए साथ के साथ में आप अपना ट्रांसफ़र के लिए जो है अप्लाई कर देना। अदरवाइज जब ये रूल 2026 से फिर 2 साल हो जाएंगे, फिर आपको जब 2 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है। फिर 1 साल का चक्कर नहीं चलेगा, अब 2 साल का फिर चलेगा। अगर आप इससे पहले यानी कि 2025 में ट्रांसफ़र ले लेते हो तो आपका 1 साल, अगर आपकी रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस है तो आप ले सकते हो। आफ्टर 31st ऑफ December 2025 यानी कि 1/1/2026 तक से all the GDS would require to meet the condition of a continuous engagement of 2 years as mentioned in सब क्लॉज 1 अब, ठीक है। तो 1/1/2026 से ट्रांसफर सिर्फ वही ले सकेंगे जिनको मिनिमम 2 साल जो है रेगुलर सर्विस के लिए कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में द कंडीशन फॉर ट्रांसफर अंडर म्यूचुअल एक्सचेंज फैसिलिटी विल बी 1 ईयर। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हो, म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या मतलब, आप अभी ए जगह पे कोई एक फर्स्ट नंबर वाली जगह पे काम कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड है वो
2 नंबर वाली जगह पे काम कर रहा है, तो आप अगर चाहते हो कि आप उसकी जगह पे चले जाओ, आपका फ्रेंड आपकी जगह पे आ जाए, तो ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है? और अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो दोनों को मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप दोनों लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है, वो पहले भी 1 साल था, वो भी 1 साल है। द ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर में बी सबमिटेड एज एंड व्हेन द शेड्यूल ऑफ जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल इज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है? तो पहले क्या होता था, ये ऑफलाइन होता था म्यूचुअल ट्रांसफर, बट अभी इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया। उसके बाद में मेल जीडीएस को कितने मिलेंगे? 2 चांसेस अपनी होल सर्विसेज में, यानी कि आज आप लग गए, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती आपको 2 चांसेस मिलेंगे, आप ट्रांसफर कहीं पर भी ले सकते हो। और फीमेल को मिलते हैं 3 उनकी पूरी सर्विस के दौरान, ठीक है? However, there will be a cooling off period of 1 year of continuous engagement between two successive ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर मान लो मैंने आज कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर ले लिया, मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन हो गया, तो मैं अगले 1 साल तक अपना कहीं पर भी दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं ले सकता। ऐसे नहीं है कि मैंने इस साइकिल में आज मैंने ट्रांसफर ले लिया, मैं दूसरी जगह पे चला गया, उसके बाद में जब अगला साइकिल 6 साल बाद मतलब 6 महीने बाद आया ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया, तो उसमें मेरा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? जब मैं वहाँ पे लग गया नई जगह पे, तो वहाँ पे मुझे एटलीस्ट 1 साल रहना पड़ेगा एंड उसके बाद में मैं कहीं दूसरी जगह के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद में द ट्रांसफर ऑफ जीडीएस इज परमिसिबल ओनली इन द सेम टीआरसीए लेवल, ठीक है? एज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो अगर आप बीपीएम लेवल 1 हो, जिसका बेसिक पे होता है 12,000 रुपये, ठीक है? अभी हम जैसे मैं लगा था, मेरा बीपीएम लेवल 1 12,000 रुपये बेसिक पे था। तो अगर आप बीपीएम लेवल 1 हो, तो आप बीपीएम लेवल 1 से बीपीएम लेवल 1 पे ही जा सकते हो, क्योंकि आपका टीआरसीए स्लैब 2 है। यहाँ पे टीआरसीए स्लैब क्या मतलब, सैलरी स्लैब हमारे 3 होते हैं। एक स्लैब 1 होता है 10,000 रुपये बेसिक पे का, एक होता है स्लैब 2 12,000 रुपये बेसिक पे का, और एक होता है स्लैब 3 14,500 रुपये बेसिक पे का, ठीक है? तो अभी सेम सेम आप स्लैब में जा सकते हो। अभी आप बीपीएम लेवल 1 हो, यानी कि सैलरी के स्लैब 2 में हो, तो आप सैलरी के स्लैब 2 में ही जा सकते हो, यानी कि बीपीएम लेवल 1 टू बीपीएम लेवल 1 या फिर ए बीपीएम लेवल 2। जो बीपीएम लेवल 2 है वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएम लेवल 2 में ही जा सकते हैं, क्योंकि उनका टीआरसीए स्लैब किसी से मैच नहीं करता। जो एबीपीएम लेवल 1 है वो कल एबीपीएम लेवल 1 में ही जा सकते हैं, क्योंकि उनका भी टीआरसीए स्लैब किसी और से मैच नहीं करता है। उसके बाद में जो एबीपीएम लेवल 2 है या फिर डार्क सेवर लेवल 2 है, वो एबीपीएम लेवल 2 में जा सकते हैं या फिर बीपीएम लेवल 1 में जा सकते हैं, ठीक है? और अगर आप बीपीएम एबीपीएम से बीपीएम बन रहे हो, बीपीएम लेवल 1 में जा रहे हो, तो आपको वहाँ की रेजिडेंट डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप उसी गाँव में या उसी विलेज में डिलीवरी जुडिक्शंस के अंदर आप रह रहे हो। उसके बाद में एबीपीएम या डाक सेवक जो हैं, वो पोस्टल से आरएमएस में आ सकते हैं, ठीक है? पोस्टल से आरएमएस में जा भी सकते हैं और आरएमएस से पोस्टल में आ भी सकते हैं, जो एबीपीएम या डाक सेवक है। बट बीपीएम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आरएमएस में बीपीएम्स नहीं होते, सिर्फ एबीपीएम या डाक सेवक ही होते हैं। और जो डाक सेवक है आरएमएस में, वो बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक आ सकते हैं इन द पोस्टल सर्विसेज, ठीक है? उसके बाद में द ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर में बी सबमिटेड एज एंड व्हेन द विंडो फॉर जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर इज मेड ओपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनरली द शेड्यूल फॉर जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल विल बी इशूड ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया, हर एक 6 महीने में जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा इमीडिएटली बिफोर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल, सो दैट द जीडीएस कैन अवेल द ट्रांसफर फैसिलिटी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। तो पहले क्या किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल निकाला जाएगा एंड उसके बाद में वैकेंसीज निकाली जाएंगी, ताकि जिसको जहाँ पे जाना है, जो जहाँ पे जाने का इच्छुक है, वो वहाँ पे चला जाए एंड उसके बाद में जो वैकेंसी क्रिएट हो उसको हम फिलअप कर देंगे। बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पे मतलब जो है डिसीजन लिया है। उसके बाद में द जीडीएस में अप्लाई फॉर द ट्रांसफर अगेंस्ट एनी और ऑल द वेकेंट पोस्ट ऑफ जीडीएस एज पर देयर एलिजिबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन एनी वन ऑफ द डिविजन्स एट ए टाइम। द ट्रांसफर विल बी एट द ऑन कॉस्ट ऑफ जीडीएस, ठीक है? तो जितनी भी वैकेंसीज हैं, आप उन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप उनमें से किसी एक या दो के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन द ट्रांसफर फैसिलिटी। बट उसमें क्या होगा कि आप एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन के ही लिए, एक डिवीजन के अंदर ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी मान लो मैं लुधियाना में काम कर रहा हूँ और मुझे जाना है जलंधर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जलंधर डिवीजन के ही अंदर जितनी वैकेंसीज है उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं है मैं जलंधर का भी भर दूंगा, कपूरथला का भी भर दूंगा, नहीं, सिर्फ एक डिवीजन के अंदर जितनी वैकेंसी है मैं उनमें ही अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि सेम डिवीजन के अंदर। उसके बाद में द ट्रांसफर एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज सच एज कास्ट, एजुकेशन, police verification report, etc. It implies that if as on the last date of submission of online application in a particular cycle of the verification report on any of the above account is pending, the application for transfer will be rejected outrightly,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र है वो आपकी सारी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के बाद में ही प्रोसेस किया जाएगा, और अगर इनमें से कोई पेंडिंग रहती है तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये वैसे इन चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं होता, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तभी ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई कर ली जाती है। उसके बाद में इन केस ऑफ जीडीएस ऑलरेडी ट्रांसफर टू अ पोस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड्स एज पर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस रिक्वेस्ट विल बी रिकमेंडेड फॉर ट्रांसफर एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो जिनके अगेंस्ट कोई विजिलेंस ग्राउंड्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अगर केस वगैरह पेंडिंग है तो उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र के लिए रेकमेंड भी किया जा सकता है और नॉट रेकमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो है मतलब कंडीशंस के ऊपर है कि पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैविंग विजिलेंस एंगल, डिपेंडेंसी पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, करेंसी ऑफ ए मेजर पेनल्टी, ठीक है, इन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड ऑन द एलिगेशन इन्वॉल्विंग विजिलेंस एंगल। तो इनमें से मतलब रेकमेंडेड किया जा सकता है अगर इन तीनों में से कुछ चल रहा है तो, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑफ जीडीएस हु इज पुट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट हुम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, पुलिस केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन विल नॉट बी रेकमेंडेड, ठीक है। तो अगर कोई पुट ऑफ ड्यूटी है या किसी के अगेंस्ट पुलिस केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है जो पेंडिंग है, तो उसको रेकमेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र निकल भी गया, ठीक है, बट आप फिर उसको नहीं लेना चाहते, आपने सोचा कि नहीं यार ये तो वो पोस्ट नहीं है जहाँ पे मैं 100% श्योर था जाने के लिए। तो अगर आपने उस केस में रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तब भी आपका एक जो चांस है वो अवेल माना जाएगा। यानी कि जो मेल जीडीएस को 2 चांसेस मिलते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया बट अगर आपने रिजेक्ट कर दिया अपनी तरफ से कि मैं नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, तो आपका एक चांस जो है वो अवेल हो गया एंड नाउ यू हैव ओनली 1 चांस, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे ना हमको 10 प्रेफ़रेंस भरनी होती है कि आप कहाँ-कहाँ पे जाना चाहते हो, आप टोटल 10 प्रेफ़रेंस भरो। तो उसमें से आपको 10 की 10 भरनी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप उनमें से सिर्फ़ 1 या 2 प्रेफ़रेंस भी भर सकते हो और सिर्फ़ वही प्रेफ़रेंस भरो जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि हाँ, यहाँ पे अगर मेरा हो गया तो मैं बिल्कुल सुखी हो जाऊँगा, यानी कि मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल वहाँ पे ही जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेना, बट आपका ये ऐसे है कि अगर आपने कोई ऐसी गलत अपनी मतलब डाल दी ना कि जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते बट फिर भी आपने डाल दी कि चल यार कोई बात नहीं देखी जाएगी, और देन आपका वहीं पर नाम आ गया, देन फिर आपका एक चांस अवेल खराब भी हो गया और आप जहाँ पे जाना चाहते थे वहाँ पे गए भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में अपॉन ट्रांसफ़र द पास्ट एंगेजमेंट विल बी काउंटेड फॉर एज, हाँ ये तो है ही कि मतलब ना जब अगर आप किसी पुरानी पोस्ट से किसी नए डिवीजन पे जाते हो ट्रांसफ़र लेकर, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आपका शुरू से 1 साल 2 साल ऐसे कंसीडर किया जाएगा, नहीं आपकी पूरी होल जो एंगेजमेंट जो आपने सर्विस पहली जगह पे की है और नई जगह पे करोगे वो दोनों मिक्सअप करके आपकी प्रमोशन के लिए काउंट की जाएगी, ठीक है। और सीनियरिटी लिस्ट में आप सबसे जूनियर हो जाओगे। वो तो है ही कि मान लो अगर वहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो जिसकी जॉइनिंग आपके ही साथ हुई थी, उनमें आप सबसे जूनियर हो जाओगे, बट जो आपसे बाद में आएँगे या जो आपसे बाद में जॉइन हुए हैं, वो नीचे ही रहेंगे। बट उन लिस्ट में जो आपके साथ ही काम पे लगे थे, जो आपके साथ ही सर्विस में आए थे, उनमें आप उन उस सीनियरिटी लिस्ट में आप सबसे जूनियर हो जाओगे क्योंकि वहाँ पे आप नए गए हो, ठीक है ना? उसके बाद में इंटर सीनियरिटी टू और मोर देन सेम सब डिवीजन इन द सेम साइकिल और ट्रांसफर वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइनिंग इन द डिपार्टमेंट द जीडीएस जॉइनिंग अर्लियर इन द रिवाइवल लाइक सीनियर टू द जीडीएस। तो अगर आप एक ही डिवीजन के अंदर या सब डिवीजन के अंदर अगर आप ट्रांसफर लेते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप सीनियरिटी लिस्ट वगैरह में कुछ नहीं है। अगर आप किसी दूसरे डिवीजन में जाते हो तब सीनियरिटी लिस्ट का चक्कर है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगा, पीडब्ल्यूडी जो है उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में फीमेल जीडीएस को प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्पाउस ग्राउंड पे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मेल जीडीएस को दी जाएगी जो स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर ले रहे हैं। उसके बाद में डेट ऑफ एंगेजमेंट जिसकी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी सर्विस ज़्यादा होगी, उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में फीमेल को, उसके बाद में जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर टाई केसेस ऐसे हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ टाई केसेस का जुगाड़ रहने वाला है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन की, जिसने पहले फिर एप्लीकेशन फिलअप कर रखी होगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद में मैनर ऑफ ट्रांसफ़र ऑनलाइन मोड से होगा ट्रांसफ़र, आपको जैसे बताई मैंने। उसके बाद में हाँ शेड्यूल एक्टिविटीज़ निकल जाती है, वो 5-6 हाँ 5-6 दिन पहले बता देते हैं कब कब आप अप्लाई कर सकते हो, कब एडिट करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, कहाँ कहाँ पे पोस्ट होगी, वो सब कुछ आपको पहले बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जब भी कोई आएगा कुछ मतलब इसके रिगार्डिंग, मैं आप लोगों को बता ही दूंगा कि कब ये जो ट्रांसफर पोर्टल है ये ओपन होने वाला है।
और जो अप्रूव्ड ट्रांसफ़र की जो लिस्ट होती है वो आपकी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मतलब टाइमलाइन के अंदर आता है कि इतनी तारीख को रिजल्ट आ जाएगा किसका किसका अप्रूव हुआ किसका किसका रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर आपका अप्रूव हो जाता है तब भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। अगर जाना चाहते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं जाना चाहते हो और अगर आपने कैंसिल अपनी तरफ से कर दिया तब भी आपका एक चांस जो है वो अवेल माना जाएगा। ओके, उसके बाद में ये कॉपीज़ वगैरह भेजी गई हैं और सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड जो स्पाउस ग्राउंड पे जा मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए, अगर कोई फीमेल है और वो स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उनको ये वाला जो फॉर्म है ये फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना, और देना पड़ेगा अपने डिवीजन ऑफिस में। और अगर कोई मेल कैंडिडेट है जो कि स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र ले रहा है तो उसको ये वाला जो फॉर्म है निकलवा के एंड अपनी डिवीजन ऑफिस में देना पड़ेगा। उसके बाद में प्रोसीजर ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या रहेगा, वही है, वेबसाइट यही है rule3.cept.gov.in, इसमें ही अपना जो है मतलब ये होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ के साथ में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वगैरह के साथ हम ओटीपी के साथ अपना जो लॉगिन है वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में वेकेंट पोस्ट अवेलेबल वहाँ पे शो करेगा, हमको 10 चॉइस में होती है जिसमें से हम कम भी भर सकते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस उसमें डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद में स्पाउस ग्राउंड में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको एक सर्टिफिकेट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा जो मतलब इशू किया गया है वो सबमिट करना रहेगा। और उसके बाद में मतलब जब हम सबमिट करते हैं अपनी एप्लीकेशन तो हमको एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस एंड ईमेल भी रिसीव होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। उसके बाद में जिनकी भी ट्रांसफ़र के लिए अप्रूव हो जाता है तो ऑनलाइन पोर्टल पे जो उसका शेड्यूल है कि वो कब रिलीव होगा, कब नई जगह पे ज्वाइन होगा, वो सारा शेड्यूल जो है वो बता दिया जाता है। और उसके बाद में मैसेज भी आता है कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया, जैसे भी है। उसके बाद में अगर इफ द ट्रांसफर ऑफ जीडीएस इज नॉट अप्रूव्ड ऑन एनी ऑफ द अप्लाइड पोस्ट ही शेयर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट साइकिल फॉर रूल 3। हाँ, तो अगर मतलब उसका कोई अप्रूव नहीं होता है ट्रांसफ़र में तो वो नेक्स्ट आने वाली साइकिल में जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिविजनल यूनिट हेड के द्वारा की जाती हैं जब हमारा मतलब जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ चेक करते हैं कि आपकी एम्प्लॉय आईडी सही है, यानी आपका टीआरसी लेवल आपने जहाँ जहाँ पे अप्लाई किया है वो सब कुछ आपकी डिटेल्स वगैरह सही है या नहीं, आपको कंटिन्यूस एंगेजमेंट पीरियड आपका कंप्लीट हो गया है या नहीं, और आपने कितनी टाइम्स अपना जो ट्रांसफ़र है वो अवेल कर लिया है। और रिकमेंडेशन एंड नॉट रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट भी वही डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिनरी पुलिस कोर्ट केस वगैरह भी वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन भी वो देखते हैं कि आपकी कंप्लीट है या नहीं। उसके बाद में स्पाउस कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। देन कूलिंग ऑफ पीरियड भी देखा जाता है। और जीडीएस ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड एंड डिसिप्लिनरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग और मेजर पेनल्टी इन करेंसी, ठीक है। तो वो भी वो चेक करते हैं डिविजनल हेड ऑफिस वाले। उसके बाद में लिस्ट ऑफ ट्रांसफर अप्रूव्ड, तो मतलब सेंड किया जाता है अगर आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जैसे भी है, तो आपको एक एसएमएस आता है। उसके बाद में द जीडीएस ट्रांसफर इज अप्रूव्ड अगेंस्ट द वैकेंसी रिलीज्ड बाय द सेट एज पर द टाइमलाइन मेंशन्ड इन द शेड्यूल। उसके बाद में हुज ट्रांसफर एज अप्रूव्ड विल बी रिलीव्ड बाय द शेड्यूल डेट to join the new unit as per deadline given in the schedule and the same will be updated in the online portal without fail, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मतलब जिसका अप्रूव हुआ है होता है तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको रिलीव करके नई जगह पे जो ज्वाइन है वो करवा दिया जाता है। उसके बाद में नेसेसरी ऑर्डर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ विल बी इशूड बाय द कंसर्न सर्कल रीजन या डिवीजन, ठीक है। तो यही थे लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी जो ग्रामीण डाक से उसको दी जाती है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो चेंज हुए हैं, बट अभी तक कुछ भी ये मतलब लागू नहीं होगा, ये 1/1/2026 से ही लागू होगा। बाकी अभी हमारे पास 1 साल पड़ा है। सो अगर आप में से कोई भी ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस मंथ या नेक्स्ट मंथ आप लोगों को जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब भी उसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्डर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।